प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम फिर से 11th फिजिक्स की यूनिट 7 चैप्टर 11 और 12 मतलब थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और थर्मोडायनामिक्स मतलब द्रव्य के तापीय गुण और ऊष्मागतिकी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल मार्क्स जो हैं वो 11 हैं, 11 अंक का है। 5 ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब आपको मेहनत करना है, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। केवल 1 मार्क्स ही पेपर में 4 मार्क्स का आएगा, वो इसी चैप्टर से, इसी यूनिट से है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ी सी मेहनत होगी और 4 मार्क्स के लिए होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे इसी में देखें। मैं बोलूँगा इंग्लिश में हो सकता है और हिंदी में लिखेंगे तो दोनों मीडियम के बच्चे जो है वो शेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, दैट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। अपने को इस पर चर्चा करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, जो है यहाँ पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि किसी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो जो रिक्वायर हीट है उसको क्या कहते हैं। तो भैया यहाँ इसको कहते हैं अपन गुप्त ऊष्मा। इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। ओके, याद रखना। ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लो आप ऊष्मा चालकता गुणांक का। K = होता है Q यानी हीट, D यानी डिस्टेंस, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये दोनों सिरे का टेम्परेचर डिफरेंस, और ये टाइम। ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आप चाहें तो इसकी यूनिट ऐसे लिख सकते हो। इसको जूल में मेजर करोगे, हीट को, ऊष्मा को, दूरी को, डिस्टेंस को मीटर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो और केल्विन में भी लिख सकते हो, इसको सेकंड में। इससे ये कट जाएगा तो आपका यहाँ यूनिट आ जाएगा जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड। और एक बात बता दूं, जूल पर सेकेंड वॉट होता है, तो आप चाहो तो एक यूनिट ये भी लिख सकते हो, वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। ये भी यूनिट है इसकी, जो आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हो इस पर। रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा, मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट में सिस्टम की टोटल एनर्जी आप लिख सकते हो नियत रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। हिंदी में लिखोगे नियत। ओके। निश्चित ताप पर यानी फाइनाइट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम कर्व यानी दाब आयतन कर्व को क्या कहते हैं? तो भैया ये समतापी वक्र कहते हैं इसको। समतापी, हिंदी में समतापी, इंग्लिश में लिखोगे आइसोथर्मल कर्व। ठीक, समतापी वक्र कर्व। ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक यानी स्पेशल हीट कैपेसिटी। तो भैया जो फार्मूला होता है वो होता है Q = ms∆T। ये मास है, ये स्पेसिफिक हीट है, ये चेंजिंग टेम्परेचर है, और इस पार्ट को कहते हैं हीट कैपेसिटी, स्पेशल हीट कैपेसिटी। तो जब तुम यहाँ से ms की वैल्यू निकालोगे तो ये Q/∆T हो जाएगा। Q जूल में मेजर करोगे और ∆T को केल्विन या डिग्री में। तो चाहो तो आप लिख सकते हो जूल पर केल्विन, या आप लिख सकते हो जूल पर डिग्री सेल्सियस, ये भी लिख सकते हो हीट कैपेसिटी को। यहीं से विशिष्ट ऊष्मा यानी एस का अगर यूनिट निकालते हो, एस का पूछे विशिष्ट ऊष्मा का, तो एस = हो जाएगा Q/m∆T। तो Q है जूल में, मास है kg में, और टेम्परेचर है केल्विन में। ये विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट होगी और ये हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी। ओके। अगला क्वेश्चन, मेयर का संबंध। भैया मेयर इक्वेशन तो आप लोग जानते हैं, जो रिलेशन बताती है दोनों प्रकार की स्पेसिफिक हीट में
मेयर इक्वेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर और ये कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है ना, स्पेसिफिक हीट। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहते हैं, कितने को कहते हैं? तो भैया वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम या प्रेशर जीरो हो जाता है। तो इसको लिख लेना -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग परम शून्य टेम्परेचर कहते हैं। जल का हिमांक यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है भैया? केल्विन में पूछा है तो 273, चाहो तो 273.16। जल का क्वथनांक कितना है? 373, 100 से मल्टीपल कर दो। ये डिग्री और उसमें रिलेशन होता है कि जो टेम्परेचर डिग्री में दे रखा है उसमें अगर केल्विन में फाइंड करना है तो 273 जोड़ देना है। ठीक, आई मीन टेम्परेचर को दिमाग में रखते हुए। प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होती। कौन सी प्रोसेस में? सिस्टम की। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडियाबेटिक प्रोसेस, ध्यान रखना है ना। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन जवाब देना है आपको। तो क्या ध्यान रखना है? पहला, किस प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर भी पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता, मतलब हीट देने के बावजूद भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं लिखना, तो इसमें लिख देना समतापी प्रोसेस, समतापी प्रक्रिया में। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तुम लिख लेना, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट दो तब भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हीट ट्रांसफॉर्मेशन की किस मेथड में मीडियम रिक्वायर नहीं होता? तो भैया रेडिएशन मेथड, विकिरण विधि हिंदी में लिखोगे। विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि चालन और संवहन यानी कंडक्शन और कन्वेंशन मेथड में जरूरत होती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक, भैया मोलर स्पेसिफिक हीट तो कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पे ये जो अभी आपको मैंने ये डिस्कशन किया है यहाँ पर, ये यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट में मोल और आ जाएगा, अपॉन में मोल और आ जाएगा बस। एक्चुअल में वो होता है Q इज इक्वल टू, कहाँ पे अपन ने लिखा है देखो जरा ध्यान से, Q ये लिखा है, ये लिखा है Q इज इक्वल टू, तो यहाँ N का मल्टीपल मोल का और मल्टीपल हो जाता है। तो जब हम यहाँ से MS की वैल्यू निकालेंगे तो N अपॉन में आ जाएगा। जब N अपॉन में आएगा तो यहाँ पे जो इन्होंने फार्मूला पूछा है SI यूनिट, ये SI यूनिट, इसमें आप लिख दो, क्या लिखोगे? जूल पर मोल, डिग्री या केल्विन कुछ भी ले लो, डिग्री या केल्विन है ना, ये इसका मात्रक हो जाएगा, SI मात्रक पर मोल, ठीक है। MS इज इक्वल टू जूल पर मोल इंटू केल्विन। ऊष्मा गति की अवस्था में चरों में संबंध बताने वाला समीकरण, दैट मीन्स थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स में रिलेशन बताने वाला इक्वेशन कौन सा है? तो जिसको आप लोग कहते हो आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT एक मोल के लिए, और N चाहो तो यहाँ मल्टीपल कर सकते हो, है ना। ये आदर्श गैस समीकरण है, ये प्रेशर मतलब दाब है, ये वॉल्यूम मतलब आयतन है, ये सार्वत्रिक गैस नियतांक मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है, ये है इनके बीच में रोल। किसी वस्तु के ताप को दुगुना कर देने पर वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा कितने गुना बढ़ जाएगी? स्टीफन्स लॉ लगा दो, सिग्मा इज इक्वल टू T⁴। अब आप क्या कर रहे हो? ताप को दोगुना कर रहे हो, है ना। तो 2 का जब 4 पावर करोगे तो 16 इंटू सिग्मा T⁴, यानी पहले की ऊर्जा के कंपेयर में 16 गुना ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहाँ लिख दो 16 गुना बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स, ठीक। किस प्रकार के पदार्थों में संवहन विधि से ऊष्मा स्थानांतरण होता है, मतलब कौन से सब्सटेंस में कन्वेंशन मेथड से हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है? कन्वेंशन मेथड से हीट ट्रांसफॉर्मेशन, तो भैया तरल मतलब फ्लूइड में, फ्लूइड,
ठीक है। फ्लूइड में क्या क्या आते हैं, गैस और लिक्विड, मतलब गैस और द्रव में ऊष्मा संवहन विधि से स्थानांतरित होती है। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखना है अपने को। कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये सिंक का ताप है, ये ऊष्मा स्रोत मतलब हीट सोर्स का टेम्परेचर है, T2 सिंक का, हीट सोर्स का। कार्नो इंजन की 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 23 डिग्री के मध्य में कार्य करता है इसकी एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पूछी है, जो कि हीट सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री और सिंक का दे रखा है T2, इनके बीच में काम करता है। तो आपको यही फार्मूला लगा देना, ये वाला फार्मूला, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जो डिग्री में दे रखा है इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। 23 प्लस 27 तो ये हो जाएगा 296 बाय 100 प्लस 273 और 373 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.79 समथिंग करके देखना, इज इक्वल टू 0.21 एफिशिएंसी आ जाएगी। और परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीपल कर देना, अर्थात 21% एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। किस टेम्परेचर पर ये वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, किस टेम्परेचर पर, तो ध्यान रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम और उससे ज़्यादा पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी अगर लेते हो तो वो 1 किलो के बराबर होता है। ठीक, ध्यान रखना। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक, मतलब अगर अपन प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखना, कम हो जाएगा, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाता है। ठीक, चक्रीय प्रक्रम मतलब साइक्लिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ अप्लाइड करके इसको सॉल्व करना है। ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ कहता है dq चेंज इन हीट, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी और dw। तो भैया साइक्लिक प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें डिफरेंट स्टेट से पास आउट होता हुआ कोई सिस्टम फिर से इनिशियल पोजीशन में आ जाए, मतलब विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ कोई निकाय फिर से पूर्व अवस्था में आ जाए, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है। तो फिर dq इज इक्वल टू dw हो जाएगा, मतलब जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तो ये भी बात सही है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है, दूसरा जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो किए गए वर्क के इक्वल होती है। तो ए और बी दोनों सही है, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, संबंध पी की पावर गामा नियतांक बराबर गामा क्या है, तो गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, गामा होता है CP/CV, कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस की स्पेसिफिक हीट के रेशो को कहते हैं। एंड नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को हम रुद्धोष्म नियतांक कहते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता हीट कैपेसिटी, तो भैया जितने दे रखे हैं चांदी तांबा कम है, ये सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, आप लोग इसको देख लेना। ठीक, हीट कैपेसिटी क्या पूछा है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तापी प्रसार थर्मल एक्सपांसन, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने पर उसमें जो प्रसार होता है उसको थर्मल एक्सपांसन कहते हैं, गर्म करने पर जो प्रसार होता है वो तापी प्रसार। रेखीय प्रसार गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, और आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन का फार्मूला है, अपन लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल डेल टी। ठीक, ये लंबाई है, ये ताप में परिवर्तन चेंज इन टेम्परेचर और ये चेंज इन लेंथ। इफ एल इज इक्वल टू 1 एंड डेल टी इज इक्वल टू 1 देन अल्फा इज इक्वल टू डेल एल। एकांक लंबाई के छड़ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। मतलब यूनिट लेंथ की बार के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने पर उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए ऐसा कर दो, वॉल्यूम होता है गामा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी डेल टी। यूनिट वॉल्यूम के सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसी को कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन कहते हैं। एंड एकांक आयतन के पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके
आयतन में जो परिवर्तन होता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, 1 कैलोरी ऊष्मा किसको कहते हैं, 1 कैलोरी की परिभाषा देना है तो लिख लेना वाटर के टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको 1 कैलोरी कहते हैं। दूरस्थ खगोलीय पिंडों के ताप का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? भैया सूर्य का ताप तो पायरोमीटर से निकाला जाता है, सन का। खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ का, जो डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हैं उनके टेम्परेचर के लिए आप लोग लिख लेना स्टीफन वोल्टेजमान। मेथड से पता लगाते हैं। ठीक है, स्टीफन वोल्टेजमान, स्टीफन हिंदी में भी वही लिखना है, स्टीफन वोल्टेजमान। विंड डिस्प्लेसमेंट मल्ला लिख लेना, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली एनर्जी की वेवलेंथ उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा की अधिकतम तरंग दैर्घ्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। भिन्न भिन्न तापों T1 व T2 के दो पिंडों को यदि ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उनका अंतिम ताप T1 + T2/2 ही हो, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को समझाना पड़ेगा मुझे। मतलब हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होती है। मैंने मान लिया कि T2 जो है वो हाई टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है, T1 और T2 लो टेम्परेचर का है। अब जब अपन इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होती है, Q = ms∆T। ये मास है, ये विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, और ये चेंज इन टेम्परेचर में ताप परिवर्तन है। तो मान लीजिए पहला जो ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर अपन ने T1 माना है, उसका मास अपन मान लेते हैं यहाँ पे, जो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है उसके मास को अपन लिख देते हैं m1, उसकी स्पेसिफिक हीट को S1 और टेम्परेचर उसका है T1। ठीक, और जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एक से हीट ट्रांसफ़र होगी दूसरे पे जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगी, तो वहाँ अपन हीट को मान लेते हैं इस फॉर्म में Ma2S2T2। इनिशियल टेम्परेचर मैंने यहाँ T1 मान लिया है और यहाँ T2 मान लिया है। और हमारा एक रूल है, हीट गिवन = हीट टेकन, मतलब दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो ये तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर हो, वैनिश टेम्परेचर ना आ जाए। T मतलब जो हाई टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है उसकी हीट डिक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जो लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब कैसे कितना कितना ट्रांसफ़र होगा। M1 S1 T1 से T तक, T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, ये देगा, और जो ऑब्जेक्ट लेगा उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस आएगा T - T2। ठीक, अब इनका अंदर मल्टीपल कर दो, T वाले फंक्शन एक तरफ कर लो, T2 वाले दूसरी तरफ कर लो। तो देखो मैं कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे M1 S1 T1 प्लस इधर से लेके जा रहा हूँ, M2 इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, M2 T2 = देखो एक टर्म तो ये और एक टर्म यहाँ से जाएगी, ये T वाली माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, M1 S1 प्लस M2 S2 × T। ठीक, फिलहाल मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बदल दूंगा। इफ़ यदि M1 S1 बराबर M2 S2, ये दोनों बराबर मैंने मान लिया MS, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी उष्माधारिता यहाँ मान रखो। देखो यहाँ पे है ना, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, MS कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, MS कॉमन निकाल लिया, T1 + T2, और यहाँ देखो ये दोनों बराबर हैं तो 2MS हो जाएगी, तो MS को कॉमन निकाल लो और यहाँ कर दो 2T, MS से MS कट जाएगा, यहाँ से T की वैल्यू निकालो, तो T = आएगा T1 + T2/2। ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब दोनों की हीट कैपेसिटी बराबर हो,
लेकिन अगर डिफरेंट मटेरियल के सब्सटेंस हैं तो उनकी हीट कैपेसिटी बराबर नहीं होगी, अर्थात हमेशा ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर दूँ ताकि मैं आगे की कार्रवाई कर सकूँ। अगर मेरा दूसरा काम हो जाता है तो फिर मैं इसको इरेज नहीं करूँगा, देखता हूँ मैं तब तक। ठीक है, हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं, कार को चलाते समय टायर में वायु दाब बढ़ जाता है, क्यों? मतलब जब कार चलाते तो उसके टायर में जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्यों? तो आप तो केवल इतना बता दें, जब कार चलती है तो सड़क और टायर के बीच में फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, जिससे उसका ताप बढ़ जाता है। तो दाब के नियम से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी ताप बढ़ा तो उसका दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, किसी बंदरगाह के समीप शहर की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तान के शहर की जलवायु से अधिक होती है, अधिक शीतोष्ण होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए भैया। बड़ा टिपिकल स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। हालांकि टिपिकल ज़्यादा नहीं है इसमें। ये कह रहे हैं कि सेम लैटिट्यूड पर जो समुद्र के किनारे के शहर हैं और उसी लैटिट्यूड पे जो रेगिस्तानी शहर हैं, उनकी टेम्परेचर डिफरेंस में बहुत अंतर होता है, क्यों? मतलब जो रेगिस्तानी शहर होते हैं वो दिन में बहुत गर्म होते हैं और बहुत ठंडे भी हो जाते हैं सर्दियों में, और जो समुद्र के किनारे के वो ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप इसमें एक चीज़ बता सकते हो, इसमें ऐसा लिख सकते हो कि जो बंदरगाह मतलब समुद्र के नियर के जो शहर हैं उनकी आपेक्षिक आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो रेगिस्तान की रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अधिक होती है ना। अब हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे कि उनकी आपेक्षिक आर्द्रता, बंदरगाह के समीप के शहरों की आपेक्षिक आर्द्रता किसी रेगिस्तान के शहरों की आपेक्षिक आर्द्रता से अधिक होती है। आर्द्रता अगर अधिक है तो हीट कैपेसिटी अधिक है। दैट मीन्स बंदरगाह के समीप के जो रहेंगे इनकी हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता अधिक होगी, रेगिस्तान के समीप की ऊष्माधारिता कम होगी। अब ऊष्माधारिता अधिक होगी तो ऑब्वियसली वो देरी से गर्म होगा, देरी से ठंडा होगा। ठीक है, इसलिए आप बता सकते हैं कि बंदरगाह के समीप की जो जलवायु होती है वो उसी लैटिट्यूड के रेगिस्तान की शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है, अधिक सम जलवायु होती, विषम नहीं होती। ये आप बता देना इसमें। ठीक, सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है और दोपहर को ठंडा, है ना। अब चाहें तो अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर सकता हूँ ताकि आपका ये काम बन जाए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ भैया, ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम अर्थ से सुबह जो सर्दी सीजन होता है, सर्दी के सीजन में क्या होता है, सुबह जब अपन हेडपम्प से कुएं से पानी निकालते हैं तो गर्म लगता है। देखा होगा सुबह सुबह बहुत सारे लोग नहा लेते हैं और दोपहर में वो ठंडा लगता है। तो पानी का टेम्परेचर तो उतना ही रहता है जो ज़मीन के अंदर है। होता क्या है, सुबह एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम रहता है और पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो अपने को गर्म प्रतीत होता है। दोपहर को क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है, जो भूमिगत टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पानी का टेम्परेचर उतना ही है लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके कंपेयर में पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए वो ठंडा प्रतीत होता है। ठीक, ये भी आपका पढ़ा हुआ है शून्यवा नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अपन लोगों ने ये ऐसा एक बंद पढ़ा हुआ है कि कोई दो निकाय सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो वो दोनों सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। हिंदी में क्या कहोगे? हिंदी में कहोगे कोई दो निकाय पृथक पृथक रूप से किसी तीसरे निकाय के साथ उसमें संतुलन में है तो वो दोनों निकाय भी उसमें संतुलन में होंगे। ओके, नेक्स्ट, तापीय साम्य मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। तो भैया जब दोनों सिस्टम, कोई भी सिस्टम, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक समान हो जाए, एक सा हो जाए तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है, तापीय साम्य में कहलाता है। अन्यथा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ का कथन लिखना है तो बता दो कि विदाउट एक्सटर्नल वर्क के लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है।
हिंदी में कहोगे बिना बाह्य कार्य के कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण असंभव है। ये क्लासियस का स्टेटमेंट है, कथन है, ध्यान रखना। 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो जनरली आपको ही तैयार करना है, मैं कुछ ज़्यादा इसमें रोल नहीं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। ऊष्मा चालकता गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देना है और उसका सूत्र की स्थापना करना है, डेरिवेशन करना है। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ निकाल के लाना। ऊपर भी मैंने बताया है थर्मल कंडक्टिविटी का ये फार्मूला रहेगा QD/A θ1 माइनस θ2 इंटू टी, ये फार्मूला रहेगा। डेफिनेशन आप खुद देना, आप देखना अपने नोट्स में और डेफिनेशन देके दिखा देना। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, इसकी परिभाषा डेफिनेशन देना है, सूत्र लिखना है, मात्रक लिखना है। तो भैया सूत्र मैं लिख देता हूँ, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया, एरिया में परिवर्तन बटे प्रारंभिक एरिया ताप में, ये फार्मूला है। सूत्र ये है, ये स्थापना करना है। परिभाषा भी आप A इज इक्वल टू 1 डेल T इज इक्वल टू 1 करके दे देना जैसे मैंने ऊपर दिया है आपको। हाँ, इसका मात्रक देखो, एरिया से एरिया का मात्रक कट जाएगा, इसका मात्रक होगा केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री इनवर्स, ये ध्यान रखना आप लोग, कर लेना आप लोग। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करना है आपको, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ये होता है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। लीनियर एक्सपांशन का 3 गुना होता है वॉल्यूम एक्सपांशन, देख लेना, कर लेना इसको भी। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लिखो, फर्स्ट लॉ लिख देना dq इज इक्वल टू du प्लस dw। इसके आधार पे समतापी मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है आपको, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी 0 होगा, तो dq इज इक्वल टू dw हो जाएगा। रुदोस में एडियाबेटिक प्रोसेसर में डेल Q 0 होगा, तो du इज इक्वल टू माइनस dw हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में फिर से du 0 होगा, तो dq इज इक्वल टू dw हो जाएगा। आप एक्सप्लेन करना। साइक्लिक प्रोसेस किसको कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम किसको कहते हैं, इसके लिए PV आरेख मतलब ग्राफ बनाना है P और V का। तो ऐसा ग्राफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो बनाते हो ना आप, वो लॉ इसमें बनेंगे, आइसोथर्मल ग्राफ ऐसे। और साइक्लिक प्रोसेस जो मैंने ऊपर डेफिनेशन दी है उसी हिसाब से आप कर लेना। चेंज डिफरेंट स्टेट से पास आउट होता हुआ कोई सिस्टम फिर से इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, तो ऐसा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस, यानी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ कोई निकाय फिर से इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, तो वो कहलाता है। मेयर समीकरण भैया मैं बता चुका हूँ, आपको डेरिवेट करना, आपके पास डेरिवेशन है, पूरा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी ये डिफरेंस है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक में, तो एक एक तो इनकी डेफिनेशन लिख दो आप। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें हीट कांस्टेंट रहती है। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, ये प्रोसेस क्विकली होता है, बड़ी जल्दी होता है। इसको आप लिख देना 3 अंतर। कॉर्नेट इंजन क्या है, इसकी इफिशियंसी का फार्मूला भैया ये तुम्हें करना है, मैं नहीं कर पाऊँगा, बड़ा क्वेश्चन है। 1 माइनस T2/T1। कॉर्नेट साइकिल से आप इसका ये डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं। ये सिंक का टेम्परेचर है, ये सोर्स का, ये सिंक का, ये उष्मा स्रोत का। रेफ्रिजरेटर क्या है, प्रशीतक क्या है, इसके निष्पादन गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का फार्मूला ड्राइव करना है। तो रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस होती है जो कम ताप के ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर करती है, और इसका फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। ये सिंक का टेम्परेचर, ये हीट सोर्स का टेम्परेचर, ठीक है। इससे आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। ये अब आपको करना है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आज मैंने आपको ये सेकंड लास्ट चैप्टर बता दिया है। इसमें और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल का ही दिन है, आप फ़ोन पर या चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है। एक चैप्टर बचा, वो कल सुबह मैं आपको जो है डिलीवर कर दूंगा, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो बस कल शाम को मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।